हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और आज आपके लिए आईएससी फिजिक्स 2023 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम क्विकली आपको फटाफट एक आंसर की देते हैं इसकी, और आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स और अपना स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं। देन यू विल हैव एन आइडिया व्हाट नंबर ऑफ मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेक्शन ए 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट वाज एन ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें पूछा था एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और चार्ज q था। इन्होंने कहा था कि इसका जो फ्लक्स है, चार्ज को डबल कर देंगे और रेडियस को भी डबल कर देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, इट विल बिकम 2 टाइम्स, क्योंकि चार्ज पर डिपेंड करता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 2 टाइम्स हो जाएगा, आंसर इज becomes 2 सेकेंड, यहां पर आपसे पूछा था इन्होंने पावर वर्सेस टाइम, p वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बताना था आपको। तो एक्सप्रेशन होता है p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और यहाँ से p और i के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, p वर्सेस i, और ये आपको ऑप्शन मिलेगा b, फर्स्ट का b ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर था b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसका ऑप्शन भी b मिलेगा आपको। तो b और b, पहले 3 के ऑप्शन b होंगे। फोर्थ वाला ये कॉनकेव मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड था, इसका हमने सॉल्यूशन किया और आंसर मिला है सी पार्ट, वर्चुअल एंड 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये इमेज बन जाएगी इसमें। इसके बाद पूछा था इन्होंने फिफ्थ पार्ट में, what type of wavefronts are associated with the source which is at infinity, तो आंसर होगा प्लेन वेवफ्रंट्स आंसर है बी पार्ट। सिक्स्थ में मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड, तो मैटर वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए पार्ट। सिक्स्थ का ए पार्ट आंसर हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन था विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर अच्छा होगा, क्योंकि जो आपको बुक में दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, लेकिन उन्होंने कंडक्टिविटी पूछा था, तो ध्यान रखना है आंसर इज इंक्रीजेस। इसके बाद आ जाएंगे बी पार्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट था व्हाट इज मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो सरफेस जिस पर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना था आपको। इसके बाद इन्होंने कहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, तो इसका भी आपको रिलेशन याद होगा, सेकंड पार्ट ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा जे वेक्टर। यहां से रिलेशन मिल जाएगा हमें जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर, इस तरह से आपको आंसर देना था। इसके बाद मोशनल ईएमएफ क्या होता है, जब कोई जब किसी रॉड को, किसी मेटेलिक कंडक्टर को आप मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। आपको इसकी वैल्यू बतानी थी यहाँ पर BVL इक्वल्स टू V, ये आंसर बता देंगे। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल यूज, नॉर्मल यूज का मतलब होता है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो डी डिस्टेंस पर बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इस सिचुएशन में आप मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू भी लिख सकते थे V नॉट अपॉन U नॉट 1 प्लस D अपॉन FE, इतना करके आपको आंसर 1 मार्क फुल मिल जाएगा। अब यहाँ पर कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द फिफ्थ पार्ट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं एंगुलर विड्थ और सेंट्रल मैक्सिमम, सो जो एंगुलर विड्थ होती है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन द स्लिट विड्थ इज इंक्रीज्ड, ये कैसे डिपेंड करता है स्लिट विड्थ पर, तो ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सो आंसर इज डिक्रीज्ड, आंसर इज डिक्रीज्ड। एंड देन वी आर हैविंग सिक्स्थ पार्ट, जिसमें था व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन द कोर ऑफ सन, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है वहां पे। और फिर इन्होंने कहा था सेवेंथ पार्ट में
किस तरह का सेमीकंडक्टर बन जाता है जब आप उसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो प्योर सेमीकंडक्टर में? द आंसर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, और आप इसके आंसर से बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 का फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिला दैट वाज 20 माइक्रोफैरड। 20 माइक्रोफैरड। इट्स सेकंड पार्ट जो इसमें और वाला ऑप्शन था, और क्योंकि इसमें चॉइस आपको दे रखी थी, तो किसी ने ये किया होगा, किसी ने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा v इक्वल्स टू 1/4πε0, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया है 5 × 10⁻⁶ वोल्ट। दैट इज आंसर। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा वो सॉल्व कर मैच कर सकते हैं। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ हीट स्टोरेज बतानी थी, वेरी सिंपल, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, और यहाँ पर इसमें बताना था करंट आई फ्लो कर रहा है, I इक्वल्स टू NA E इंटू VD। तो यहाँ पे व्हाट इज द सिंबल N स्टैंड्स फॉर, तो N किसके लिए, N का मीनिंग यहाँ पर क्या है ये आपको बताना था। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। N का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। N वन वर्ड में अगर इसको बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है ये, और वैसे अगर आपने डिटेल में इसको मेंशन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखना था। बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक करंट अगर आप पास करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपने पढ़ा है पूरा कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेट की हेल्प से ईएमएफ इंड्यूस कराया जाता है, करंट इंड्यूस कराया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द आंसर। आप इसमें ऑप्शंस, इन्होंने कहा था एग्जाम्पल भी बताने हैं, तो आप इसमें काफी सारे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक जनरेटर का एग्जाम्पल आप दे सकते थे, इसमें ट्रांसफार्मर्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो भी एग्जाम्पल दे सकते थे। और सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कराया गया था, बताया गया फैराडे साहब का, जिसमें एक मैग्नेट को कॉइल के सामने रख के मूव कराते हैं और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दीज वर द एग्जाम्पल्स, आपने कुछ लिखे होंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल था, और इस न्यूमेरिकल का आंसर, पहले आपको क्या करना था, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी μ0/2πr करके, और उसके बाद आपको फोर्स इन्होंने पूछा था, तो F इज इक्वल्स टू QVB, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना था, F इक्वल्स टू QVB। और इसको सॉल्व करने के बाद द आंसर दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इज, I have also solved this, 1.6 10⁻⁻18 न्यूटन। तो ये आंसर मिला है। आप अपने आंसर्स प्लीज कमेंट्स में अगर कहीं भी चेंज रखा है तो आप प्लीज मेंशन करें, विल रीचेक देम। एंड इसी का और वाला एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन है, यहाँ पर एक चॉइस आपको दे रखी थी कि आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें एक रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो पहले आप वर्ड्स में ये लिखते हैं कि शंट रेजिस्टेंस एक हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है, और उसका आंसर आपको फॉर्मूला इसमें लगाया गया होगा I/I-Ig एंड इनटू G। इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है 5 ओम। तो जिन्होंने ये किया होगा वो इसको मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था E वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं। तो E वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और C वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होता है। तो आप लिख सकते थे C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E क्रॉस B वेक्टर, द प्लेन ऑफ E वेक्टर एंड B वेक्टर। इस तरह से आंसर लिख देंगे। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन विच इज यूज्ड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें अल्ट्रावायलेट वेव्स भी आ जाएंगी, वो आप इसमें बता सकते हैं। 6 क्वेश्चन था ये। इसके बाद 7th क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, 7th में कहा था फिनोमेना बताइए जहाँ जो रेनबो में होते हैं। तो रेनबो में हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। सबसे पहले आप ये आंसर बता देते, TIR प्राइमरी में और सेकेंडरी दोनों में ही होता है। फिर वहां पर रिफ्रैक्शन तो होता ही है, सबसे इजी, अपने पाथ से लाइट रे डेविएट होती है, तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा इजी था, ये आप बता सकते होंगे। फॉरबिडन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे फॉरबिडन बैंड कहते हैं, वो आंसर यहाँ दिया गया होगा। और किस मटेरियल में फॉरबिडन बैंड एब्सेंट होता है, तो दैट इज द आंसर, ये
सेकंड पार्ट का आंसर होगा कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि देयर इज नो फॉरबिडन बैंड। 9 क्वेश्चन में डेरिवेशन करना था। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 में सेल्स वाला एक क्वेश्चन था, दैट इज द न्यूमेरिकल, और आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना था। फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया था व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो जब हमने सॉल्व किया ईएमएफ ऑफ द बैटरी, देन आई गॉट द आंसर 16 वोल्ट। यू विल चेक, वी बोथ विल चेक। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बताना था, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया है 4 ओम। आप भी बताइए और मैच करिए। एंड देन करंट इज 1.6 एम्पियर, 1.6। तो ये आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन था, और दीज आर द आंसर्स 1 2 3। जो भी आपका सही होगा, सारे सही होंगे, सभी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद 10th का जो सेकंड पार्ट है, और ये भी चॉइस में है। यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये हमने दूसरा एक इसका वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन पूरा दिया गया है। वहां पर हमने I1 की वैल्यू निकाली है 2 एम्पियर, और I2 की वैल्यू निकाली है 3 एम्पियर। सो दीज आर द 2 आंसर्स। आई होप these are matching to your answers. There is a slight correction here. This is I1 is 3 ampere and I2 is 2 ampere. ये चेक कर लेंगे। और उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया था, एम्पियर सर्किटल लॉ से आपको डेरिवेशन करना था, डेराइव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी डेराइव करने के लिए था, नीट एंड लेवल डायग्राम बनाना था इसमें। और 13th में आपको रिलेशन भी डेराइव करना था दोनों पार्ट्स में। 14 में पूछा था व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमेशा। कोहेरेंट सोर्सेस, the two sources must be coherent, कोहेरेंट होना चाहिए, that is must। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल कंडीशन है। इसके बाद क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल बेस था, x m पर, that is ब्राइट फ्रिंजेस के लिए m टाइम्स t लैम्डा by स्मॉल d। और इसको सॉल्व करने के बाद डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, स्मॉल d की वैल्यू इन्होंने आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा था, एंड दैट आई सॉल्व्ड, गॉट द आंसर 2 into 10 raised to the power minus 3 meter, that is 2 millimeter। ऐसा आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको बतानी थी। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर हमें मिला है 3.125 after solving 3.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला है। और सेकंड पार्ट में पूछा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता देंगे। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सॉल्यूशन दैट आई हैव गॉट इज 3.125 माइनस 1.125, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 16 था एसेंशियल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। आप फ्यूल के बारे में बता सकते थे, जिसमें यूरेनियम यूज़ करते हैं, आप प्लूटोनियम यूज़ करते हैं, ये बता सकते थे। और आप कूलेंट बता सकते थे, कूलेंट में CO2 का यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। आप मॉडरेटर्स भी बता सकते थे, मॉडरेटर्स जिसमें कैडमियम और बोरोन की रॉड्स का हम यूज़ करते हैं, कैडमियम और बोरोन। इस तरह से आपको सिर्फ 2 पार्ट्स और उनके फंक्शंस बताने थे। मॉडरेटर्स जो फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने का काम करते हैं, ये एक्सेसिव जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का, कूल करने का रिएक्टर का काम करते हैं। और फ्यूल होता है जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। सो दिस वाज अगेन वेरी सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज आपको डायग्राम बनाना था फुल वेव रेक्टिफायर का, वो आप लोगों ने बना दिया होगा। सेक्शन डी पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 पार्ट्स इन्होंने दिए थे और फर्स्ट पार्ट था इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस Z जो है वो R के इक्वल आ रहा है इसमें 60 ओम। और इसके बाद पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन्होंने पूछी थी I, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला था I इक्वल्स टू V अपॉन Z, और आफ्टर सॉल्यूशन द आंसर दैट वी हैड ऑब्टेन्ड इज 5 एम्पियर। Here the answer is 5 ampere and the third one फेज इन्होंने पूछा था, फेज डिफरेंस इज 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें एक चॉइस वाला पार्ट भी था, उसमें फिर से 2 क्वेश्चन थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, एसी जनरेटर का क्वेश्चन है, इसमें फ्रीक्वेंसी और आरएमएस वैल्यू। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था फ्रीक्वेंसी एफ, इसका आंसर आया 120 हर्ट्ज। और जो सेकंड वाला है आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ दैट वाज ऑब्टेन्ड एज 219.91। तो ये दोनों आंसर्स हमें मिल जाएंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट था ये ट्रांसफार्मर पर बेस्ड था। ट्रांसफार्मर्स में प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स इन्होंने कॉइल के बता रखे थे आपको, और इन्होंने यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए कहा था हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। So EMF induced, that was the first part, and this was obtained as 11,000 volt in the first part. After solution ये obtain किया है, then the answer is 11,000 और 11 किलोवोल्ट भी आपने लिखा होगा शायद। The second part is its second part. They have asked the current of this is how much current will be flowing। तो इन्होंने सेकेंडरी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा था, एंड इट वाज ऑब्टेन्ड 0.1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा है तो करंट ऑब्वियसली कम हो जाता है। और इन्होंने कहा था व्हाट असम्पशंस आर यू टेकिंग। तो असम्पशन इस पूरे कैलकुलेशन में होता है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये असम्पशन आपने मेंशन किया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। सबसे पहली सीरीज है यहाँ पर लाइमन सीरीज। सो 19th के फर्स्ट पार्ट का आंसर वाज लाइमन सीरीज, एंड सेकंड पार्ट का जो आंसर है दैट वाज विजिबल रीजन में होता है बामर सीरीज। दीज आर द 2 स्पेक्ट्रम्स दैट आर बीइंग फाउंड। और फिर उन्होंने कहा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम अगर आपको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 आंसर्स थे। बी का आंसर था एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स h अपॉन 2 पाई करेंगे और आंसर आएगा h अपॉन पाई। सो ये आंसर आपको बताना चाहिए था इसमें। फिर उन्होंने कहा है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स के लिए आपने बता दिया होगा, डेफिनेशंस लिख दी होंगी और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपने लिख दिए होंगे। एग्जाम्पल्स लाइक हम लिख देते हैं 1H1, 1H2, 1H3। These 3 are the isotopes of hydrogen। इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ और भी आपने शायद 6C12 और कार्बन 13 वाला भी होता है और एक 14 वाला भी होता है। दीज एग्जाम्पल्स के साथ आपने मेंशन किया होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन दैट वाज वेरी सिंपल, it is equal to the mass of 1 by 12 times the mass of 1 carbon 12 atom। so ऐसे सॉल्व कर लिया गया होगा। now we are moving to the next part। बोहर्स थ्योरी की हेल्प से वेलोसिटी का इन्होंने इसका ऑप्शन चॉइस में जो था डेराइव करने का था, और इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सिग्निफिकेंस आपको बताना था विच टेल्स द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आंसर लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 20, one factor on which focal length of a lens depends। focal length of a lens। so focal length आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो anyone you may have written this। give an example where convex lens behaves like diverging lens। so convex lens को जब हम ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर होता है, तब उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो किसी कॉन्वेक्स लेंस को जो ग्लास का बना होगा, जहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा, अगर आप उसे कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डिप करेंगे
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 के अराउंड कुछ हो जाएगा, ऐसा आप अप्रॉक्सीमेट बता सकते थे। अदरवाइज आप नेम भी लिखेंगे देन इट इज इनफ। तो क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन कैमरा? सो आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये पैराग्राफ में भी लिखा हुआ था कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन कैमराज। देन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इन्होंने फॉर्मूला आपसे पूछ लिया था, आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा, हमने यहाँ पे पहले लिखा भी है। m मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला -v/u 1 + t/fe। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इसको अगर हम चेंज करें तो FO/UO into this, we can leave this VO/UO 1 + t/fe is enough. State any one difference between a reflecting telescope and रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने थे। सो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के डिफरेंसेस इफ यू हैड स्टडीड तो वो आपने मेंशन कर दिए होंगे। इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है, इसमें मैग्नीफाइंग पावर हाई होती है और स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं होता है। ये सारे डिफरेंसेस हम उसमें बता सकते हैं, एडवांटेजेस की तरह यूज हो जाते हैं। सो ये था आपका ISC 2023 दिस ईयर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो अभी बोर्ड आपने एग्जाम दिया है और अभी आपने अपना पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और कहीं पे अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ करेक्शन चाहिए या कुछ ऐसा है, देन यू आर ऑलवेज वेलकम टू प्लीज मेंशन। So keep on watching and keep on subscribing, and whatever is required, if it is positive then please do comment positively. Thank you very much. मिलते हैं next video में।